हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कल के क्लास में हमने जैसे कि आप लोगों को ये तमाम युद्धों के बारे में, सिख युद्ध और बाकी आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सब के बारे में जाना था। आज हम शुरुआत करेंगे गवर्नर जनरल और जनरल वायसराय के बारे में जानेंगे और एक एक करके सभी जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग से। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग जो है 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक हमारा इसने शासन किया। 1773 से 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यह हुआ था। यहाँ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग था, जो कि 1773 से 1785 तक इसने शासन किया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और घेरे की नीति, जिसे रिंग फेस नीति भी कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि रिंग फेस नीति किससे संबंधित है, तो हमारे वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई। बाकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के मध्य और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य और साल बाई की संधि 1782 भी इन्हीं इसी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी इसी वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ हमने सारे तथ्यों को क्लियर कर दिया। आप लोग इसे 1 से 2 बार पढ़ के अपनी सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि वारेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मराठा युद्ध 75 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, साल बाई के सन 1782 और भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी इसे ही कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग चलेंगे, देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। जी हाँ, कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे तो ये 1786 से 1793 तक इसने शासन किया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के मध्य इसी के शासनकाल में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में भी इसी के कार्यकाल में हुई। अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में इसी के द्वारा शुरुआत की गई। जी हाँ, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो कि ज़मीनी भू निर्धारण व्यवस्था थी, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और वहीं पे इसकी कब्र स्थित है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा वहीं पे स्थित है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी कब्र कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। और भारत में सिविल सेवा पुलिस सेवा का जनक भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, भारत में सिविल सेवा पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है। अब हम चलेंगे, बात करेंगे बेलेजली की। जी हाँ, लॉर्ड बेलेजली की बात करेंगे। लॉर्ड बेलेजली जो है 1798 से लेकर 1805 तक यह रहा। जी हाँ, 1705 से लेकर 1798 तक यह भारत में रहा है। सहायक संधि की शुरुआत जो है 1798 से श्री के शासनकाल में हुई। हैदराबाद 1798 में और 1800 ईस्वी में मैसूर, 1799 में तंजौर, 1799 में अवध तथा 1801 में पेशवा, 1802 में भोसले, 1803 में सिंधिया, 1800 हमने देख लिया कि हैदराबाद जो है, फिर से हम देख लेते हैं कि लॉर्ड बेलेजली जो है 1798 से 1805 तक इसने शासन किया। और सहायक संधि की शुरुआत 1798 में इसी के द्वारा की गई थी। सहायक संधि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहायक संधि एक बहुत ही वैसी संधि होती थी जिसमें जो शासक होते थे, जो अपने राज्य मतलब अंग्रेजों के अधीन उनको अपना राज्य सौंपना होता था और उसके बदले में जो है ब्रिटिश राज जो हैं उनको सुरक्षा की गारंटी देते थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुई। और 1798 में सबसे पहले इसने हैदराबाद को मिलाया था। जी हाँ, सहायक संधि के माध्यम से सबसे पहले इसने हैदराबाद को, उसके बाद फिर 1800 ईस्वी में फिर मैसूर को, फिर आपको 1799 में तंजाउर को, 1799 में अवध को, 1801 में पेशवा को, 1802 में भोसले को, 1803 में सिंधिया को, 1804 में इसने मिलाया था। तो यहाँ हमने देख लिया कि हैदराबाद को 1898 और 1800 में, मैसूर को आपका 1799 में, तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, भोसले को 1803 में, सिंधिया को 1804 में सहायक संधि के माध्यम से मिलाया गया था। तो सबसे पहले इसने हैदराबाद को सहायक संधि के माध्यम से मिलाया था। अगला हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में और बसीन की संधि जो है 1802 में हुई थी, लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अवध को जो है यहाँ पर 1801 में मिलाया गया था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। सहायक संधि के माध्यम से अवध को 1801 में मिलाया गया था। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 इसी के शासनकाल में हुआ और बैसिन की संधि जो है 1802 भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1803 से 1805, तो ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ है।
लॉर्ड हेस्टिंग की बात करेंगे। अब लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से लेकर 1823 तक इसने शासन किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 ईस्वी के बाद हस्तक्षेप की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई थी। जी हाँ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1718 से 1817 से 1819 के मध्य हुआ था। उसके बाद हस्तक्षेप की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई थी। 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 ईस्वी तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। बम्बई में और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जो कि इसमें किसान ही इसके मालिक होते थे ज़मीन के। तो यह व्यवस्था ये भी एक भू राज्यों से संबंधित व्यवस्था थी, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में टॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित किया गया था और 1820 में इसे लागू किया गया था। अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना भी लॉर्ड हेस्टिंग के ही कार्यकाल में हुआ था। जी हाँ, अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को भी किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। रीड मुनरो और इन्हीं के द्वारा लगभग हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से लेके 1800 आपके 35 तक। जी हाँ, 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही हुआ था। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ 1833 में। और बेंटिक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 में ही ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया बेंटिक ने जो है कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। तो यहाँ हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित सारे तथ्य जान लिए। अब हम लोग चलेंगे लॉर्ड एलन बरो के बारे में। जी हाँ, लॉर्ड एलन बरो के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड एलन बरो जो है 1842 से 1844 तक। जी हाँ, 1842 से 1844 तक उन्होंने शासन कार्यकाल इनका रहा है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है इन्हीं लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में हुआ था। सिंध को 1843 में ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा हुआ था। जी हाँ, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत इसी लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे डलहौजी के बारे में। जी हाँ, बहुत ही यादगार कार्यकाल रहा है इनका। डलहौजी बहुत ही सबसे सफल, अगर कहा जाए सबसे सफल उनकी बात की जाए सफल गवर्नर जनरल की, तो यहाँ पर डलहौजी रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1839 से 1856 तक ही वहाँ इसने केवल शासन किया, केवल 8 साल। और इसी 8 सालों में इसने बहुत कुछ कर दिखाया था। तो आइए बात करेंगे डलहौजी के बारे में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 49 ईस्वी के मध्य हुआ था। और 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। जी हाँ, सबसे पहले विलय डलहौजी ने इसका किया था व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत पंजाब का 1849 में। जी हाँ, व्यक्तिगत सिद्धांत भी जो है हमारे डलहौजी ने चलाया था। तो हम देखेंगे कि 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया यहाँ पर पंजाब का विलय करके। और व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किए गए राज्यों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, डलहौजी का एक बहुत ही मशहूर यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत था, जिसे आप लोग जानते होंगे। तो इसके माध्यम से सबसे पहले उसने सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर 1849 में। जी हाँ, जैतपुर जो है संभलपुर 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। जी हाँ, इन सभी को व्यक्तिगत का सिद्धांत लगाया था, लेकिन अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था 1856 में। से भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि सतारा जो है 48 में, जैतपुर संभलपुर जो है 49 में, बघाट जो है 50 में, उदयपुर जो है 52 में, झांसी जो है 53 में, नागपुर जो है 54 में, अवध जो है 56 में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 51 और 55 को छोड़ दिया जाए तो सारे सन यहाँ पर हैं। तो सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, और इतने राज्यों को आपको याद रखना है।
अगला देखेंगे कि भारत में रेलवे का जनक जो है 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली थी, इसी डलहौजी के कार्यकाल में। और भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में हमने जाना। अब हम चलेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1858 तक और फिर दोबारा इसने शासन किया था 1858 से 1862 तक। तो ये 2 बार इसने शासन किया और 2 बार इसका कार्यकाल रहा है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो और प्रथम वायसराय, जी हाँ, भारत का जो है प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल था ये। तो 1856 से 1858 तक यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा और 1858 से 62 तक यह वायसराय रहा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है इसी के कार्यकाल में हुआ। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और कंपनी के शासन का अंत भी इसी के कार्यकाल में हुआ और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से 1872 ईस्वी तक और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जी हाँ, जिसे कि आप लोग जानते हैं ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो स्थापना 1871 में विभाग बनाया गया और 1865 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जी हाँ, 1865 एक्ट के तहत 1865 एक्ट के तहत आप कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में शुरुआत हुई थी। जी हाँ, प्रथम जनगणना की शुरुआत भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब हम चलेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, लॉर्ड लिटन के बारे में देखेंगे तो लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 1880 ईस्वी तक, जी हाँ, 1876 से 1880 ईस्वी तक और 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति भी इसी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुई थी। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की बात करेंगे, पारित हुआ था ये इसी के कार्यकाल में। सूर्यनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो सूर्यनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1877 से 80 के मध्य हुआ था इसी के कार्यकाल में। तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया और सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के बारे में। जी हाँ, रिपन के बारे में सुनेंगे, अब पढ़ेंगे। तो रिपन के बारे में जानेंगे। इनका कार्यकाल जो है 1880 से 84 तक और यह बहुत ही दयालु या वैसे नेता मतलब वैसे कहलाए। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। पहले जो है मेयो के कालक्रम में 1872 में और नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव जो है 1882 में इन्हीं के कार्यकाल में, इसलिए रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव जो है 1882 में पारित किए थे। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग गठन को प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। जी हाँ, विलियम हंटर जो है अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पे एक हंटर आयोग है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। एक आपका विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1882 में से समाप्त कर दिया। जी हाँ, 1878 में से लगाया गया था लिटन के द्वारा, लेकिन यहाँ रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों पर मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ या श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ या श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे डफरिन के बारे में। जी हाँ, आप डफरिन के बारे में देखेंगे। तो डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ पर डफरिन उस समय हमारे यहाँ का जो है गवर्नर जनरल था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, वह सराय था। अगला हम देखेंगे कि 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। जी हाँ, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। जी हाँ, कर्जन के बारे में देखेंगे तो कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक रहा है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग की बात की जाए, आइए हम लॉर्ड कर्जन के समय में कुछ आयोग गठित किए गए उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1900 में अकाल आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड हैं। दूसरे की बात करेंगे 1901 में सिंचाई आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ हैं। 1901 में आपका रेलवे आयोग जो कि थॉमस रॉबर्टसन हैं। 1902 में आपका पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर हैं। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग जो कि सर थॉमस रैले हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि 1900, 1901, 1901, 1902, 1902। तो यहाँ पर 1900 में अकाल आयोग की गई, एंटोनी मैकडोनाल्ड हैं इसके अध्यक्ष। 1901 में आपका सिंचाई आयोग और 1901 में रेलवे आयोग दोनों की स्थापना की गई। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ और थॉमस रॉबर्टसन जो है रेलवे से संबंधित हैं। 1902 में आपका पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले भी इससे संबंधित है। अगला देखेंगे कि 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की और सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट से इसकी स्वीकृति दी थी। तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ये आपको शिमला वाला चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से की थी, तो शिमला से की थी। कब की थी? 19 जुलाई 1905 को, और सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दी थी। अब हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो के बारे में, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक रहे वायसराय रहे और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन माले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो एक संप्रदाय एक्ट भी कहा गया था इसको, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा 1905 से 1910 तक इसने कार्यकाल किया। उसमें मुस्लिमों को अलग से मत का अधिकार देने का निर्णय लिया गया था, इस जो एक सांप्रदायिक एक्ट के नाम से जाना गया था। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी यहाँ पर हो गया था। अब हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। जी हाँ, हार्डिंग जो है द्वितीय के बारे में, तो यह 1910 से लेकर 1916 तक कार्यकाल रहा। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा भी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी इन्हीं के द्वारा करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली की लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। जी हाँ, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि भारत की जो राजधानी 1912 में बनी, इसके जो वास्तुकार थे एडविन लुटियंस थे। जी हाँ, एडविन लुटियंस थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा और 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला हम देखेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। 1921 से लेकर 1926 तक इन्होंने शासन किया और एकमात्र यहूदी वायसराय थे। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। यहाँ लॉर्ड रीडिंग की एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, जो कि 1921 से 1926 तक उन्होंने कार्यकाल रहा है। 1922 में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित कराया इन्होंने लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को। यहाँ पर रॉस बर्कर इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। जी हाँ, 1926 से 1931 के मध्य देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्डॉग बटलर की समिति की नियुक्ति हुई। जी हाँ, देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्डॉग बटलर की समिति की नियुक्ति हुई और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता इसी इरविन के कार्यकाल में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे लिनलिथिगो के बारे में। जी हाँ, लिनलिथिगो के बारे में देखेंगे तो लॉर्ड लिनलिथिगो जो है इनका कार्यकाल 1936 से 1944 के मध्य रहा और पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 ईस्वी में संपन्न हुआ था। पहला प्रांतीय आम चुनाव जो है 1936 से 37 में संपन्न हुआ था। इसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत भी प्राप्त किया था तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जी हाँ, तो ये सब लॉर्ड लिनलिथिगो के कार्यकाल की घटना है। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। जी हाँ, ये भी लॉर्ड लिनलिथिगो के ही कार्यकाल की कहानी है। अब हम अगला देखेंगे लॉर्ड बेवल के बारे में। जी हाँ, जो कि 1944 से 1947 के मध्य रहे। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना जो है 1944 जो कि लॉर्ड बेवल से संबंधित है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि शिक्षा सुधार के लिए सार्जेंट योजना जो है लॉर्ड बेवल से संबंधित है, 1944 में हुआ था।
बेबल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत किया गया था, जी हाँ। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये भी लॉर्ड बेबल के ही कार्यकाल में हुआ था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। बेबल योजना 1945, सार्जेंट योजना 1944, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जानेंगे, जी हाँ। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 से 1948 तक रहे और यह माउंटबेटन जो है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जी हाँ। आज का आखिरी वायसराय के बारे में, तो ऋषि राजगोपालाचारी जो कि 1948 से 1950 तक रहे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अंतिम गवर्नर जनरल, जी हाँ, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने आज जितने भी हमारे जो वायसराय गवर्नर और जितने भी गवर्नर वायसराय तथा गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हमने जाना। जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय थे उनके बारे में जाना। अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में हम आपको फिर ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था और ब्रिटिशकालीन समितियाँ आदि सब के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लोगों को शेयर भी कर दिया करें। यहाँ से इस क्लास से आपके जीएस के जो 70 से 80% का सेगमेंट है पूरा कवर हो जाएगा। बस आप इस क्लास से जुड़े रहिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख डालिए। टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे करके सभी विषयों के जो हैं क्लास उसकी करवाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। 1 बजे क्लास हमारी अपलोडेड कर दी जाती है, आप वहाँ से जाके हमें देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।